हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं बी पार्ट विकास की अवधारणाएं। ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब तक हमने ये पढ़ा है कि विकास कैसे बढ़ता है और जो है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, फिर हमने विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विकास को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का NIOS बोर्ड का होम साइंस यानी गृह विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहला पार्ट में मैं बता चुका हूँ कि सिद्धांत क्या है और इसके बारे में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, कोई भी बच्चा जो वृद्धि करता है, विकास करता है, तो उसमें कोई कारक फैक्टर जरूर होती है जो उसको वृद्धि करने में हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और एक बात जरूरी मैं बताऊंगा कि वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने से ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसको 2-2 घंटे के नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चला जाता है। तो मुश्किल से मैं 20 या 25 यानी आधा घंटा के आसपास ही रखने करता हूँ। 30 मिनट से रखने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बोर ना हो और आराम से समझ लो। ठीक है, और हमेशा देखिए, जब भी समझिए ना तो हमेशा शांत जगह पे समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको पॉइंट व्यू लिखते जाइएगा। दोस्तों, पढ़ना आपने है, कोई दूसरे ने नहीं पढ़ना है। और जो आपके दोस्त हो या कोई भाई बहन हो, कोई भी हो, तो इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए, क्या पता उनको कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा आज का क्या टॉपिक है। अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों प्रभावपूर्ण कारक है। देखिए, सबसे पहले जो विकास को प्रभावित करने का कारक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर आपको समझ रहेगी तो आप कर दोगे, नहीं रहेगा तो छोड़ के आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन करके आओ। तो आप याद रखना कि आप पहला तो यही लिखोगे, अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों को प्रभावपूर्ण कारक जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। हालांकि हम व्यक्तियों की अनुवांशिक संरचना, अनुवंशिकता के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, किंतु व्यक्तियों के विकास के प्रति इसे सकारात्मक बनाने के लिए वातावरण को नियंत्रण किया जा सकता है। विकास को प्रभावित करने वाले कुछ वातावरण कारक हैं, जैसे कि आपको पता है पोषण, आरंभिक पोषण, बच्चों का पालन पोषण। देखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित जो करता है उसको वातावरण करता है, कि बच्चा जो है किस हालात में पैदा हुआ, कहाँ पर रहा और उसकी माँ ने क्या देखा। हमने पहले भी जीवन के शुभ आरंभ में सब बातों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होता है बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तब भी उसके समाज जो है उसको अच्छा होना चाहिए, आपके व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके सोच अच्छे होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे का जो है अच्छे से विकास हो जाए। तो ये सारे कारक जो है बच्चों को प्रभावित करते हैं। जो इसका दूसरा जो है टॉपिक है वो पोषण। देखिए दोस्तों, दूसरा जो कारक होता है वो पोषण होता है। अगर मान लीजिए कोई गरीब घर में बच्चा जन्म लिया है और उसको खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा है, तो जनरल सी बात है उसका मानसिक विकास या शारीरिक विकास होना संभव नहीं है। तो इसके लिए पोषण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम जो भी भोजन का परिणाम होता है, देखो हम जो है वह भोजन का परिणाम है। बात तो सही है कि अगर भोजन आपको अच्छा मिल रहा है तो आपका परिवेश भी अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं काफ़ी हट्टे कट्टे टाइम टू टाइम हो जाते हैं, और कुछ उसी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी उम्र हो जाने के पश्चात भी उनमें शारीरिक विकास नहीं देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जो होती है उसको प्रभावित करता है पोषण। बहुत अधिक या बहुत कम खाना, स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य भोजन करना, ये हमारी शरीर वृद्धि का विकास को प्रभावित करती है। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों को भी प्रभावित करती है। तो बच्चों को तो देखिए, तभी तो कहा जाता है कि एकल परिवार जो होते हैं बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आगे बढ़ जाते हैं। शरीर तथा मानसिक गुणों को दृष्टि से बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए उचित पोषण अनिवार्य है। बच्चों को इच्छातम वृद्धि विकास के निरंतर आधार पर संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देखिए, संतुलित आहार जो है बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिससे उसका विकास होता है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने के कारण बच्चों में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कई कारणों से वो बीमार हो सकता है, विकार उत्पन्न हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। न केवल उसकी शरीर विकास को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है कि पोषण जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए अगर बच्चे हैं, आपके भाई बहन है या कोई भी है, तो उनको पोषण पे बहुत ध्यान दो। ठीक है, उनको सही मात्रा में उचित भोजन दो। ठीक है, जिससे कि उनका पोषण अच्छे से आ जाए। अगला जो है कारक कौन कारक है, इसका थर्ड कारक जो है आरंभिक उत्प्रेरकता। प्रत्येक वातावरण बच्चों को अनुवांशिक गुणों को विकास करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए शिशु के साथ बात करने तक उससे प्री स्कूल की कहानी पुस्तकों में चित्रों को दिखाकर उसमें शब्दों को सिखाने की रुचि, पढ़ने की इच्छा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रेरक वातावरण अच्छे शरीर और मानसिक विकास में सहायक होते हैं।
जबकि गैर प्रेरक वातावरण के कारण बच्चे का विकास उसकी क्षमताओं से कम होते हैं। देखिए आपने देखा भी होगा बहुत से बच्चे जो होते हैं बहुत काफ़ी कम उम्र से इंटेलिजेंट होते हैं, और काफ़ी बच्चे जो होते हैं काफ़ी वृद्धि भी कर जाते हैं, फिर भी उनको इंटेलिजेंसी की कोई भावनाओं को नहीं देखिएगा। तो कारण भी यही सब माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से बच्चा अपनी क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पाता। ये सब कारक है जिसकी वजह से बच्चा जो है अपने क्षमताओं को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है। बच्चों को पालन पोषण की वृद्धि, देखिए बच्चों में पालन पोषण। दूसरी बात जो है, ये जो फैक्टर जो चौथी फैक्टर बनती है वो है बच्चों के पालन पोषण की विधि। आप देखिए पालन पोषण करने का सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन तरीका होता है, ठीक है। तो इसके में भी एक बात मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर एनआईएस पढ़ रहे हो, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़ाई जो कर रहे हो आप समझने के लिए कर रहे हो, ना कि पास होने के लिए। अगर आप समझ जाओगे ना तो पास तो ऑटोमेटिक हो जाओगे, और आप अच्छे से समझ जाओगे तो कहते हैं ना अच्छे नंबर लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक सकता है नहीं ना। तो इसीलिए कहता हूँ कि जो चैप्टर है उसको समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, जो मर्जी कर लीजिए। क्योंकि पढ़ने का कहते हैं ना अपना गुण होता है, आपको अपने अंदर विकसित करना है। आपको जो चीज़ से बुराई है ना उसी को अच्छाई में कन्वर्ट करके उसको पढ़ने में लगाइए। देखिए आप कैसे अच्छे नहीं बन जाओगे। दुनिया में कहते हैं ना जो धरती पे आया है वहीं यहीं पे सीखा है सभी ने। कोई माँ के गोद में से या माँ के पेट में नहीं सीख के आता है, कोई भी सब सीखता है यहीं पे हमारे धरती पे ही सीखता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई को आप ऐसे समझिए जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए पूरा चैप्टर, और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हम चौथा पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं, बच्चों के पालन पोषण की विधियाँ। अनिवार्यतः माता पिता के बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना को कमी होती है, भावनात्मक नियंत्रण खराब होता है, तब जो भी काम वे करते हैं उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिन बच्चों को पालन पोषण उदारवादी तथा दृढ़ चित्त माता पिता द्वारा किया जाता है वे व्यक्तिगत सामाजिक रूप से बेहतर ढंग से समायोजन कर पाते। देखिए यहाँ माता पिता की भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका को बारे में बताया गया है। दोस्तों एक कारक जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला जो है, हम जब इसके कारक पढ़ चुके हैं तो हम विकास के प्रकार पढ़ेंगे कि विकास कितने प्रकार के होते हैं, विकास कैसे होते हैं। तो चलिए आप इसके बारे में पढ़ते क्या है। हम इस अध्याय के आरंभ से ही विकास की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं। ऊपर लिखित सभी उदाहरण विकास के किसी न किसी पहलू पर उल्लेखिए। जैसे आपने पढ़ा है, जैसे कारक पढ़ा है, सिद्धांत पढ़ा है, विकास और वृद्धि में अंतर पढ़ा है। तो ये जो है प्रकार, दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखने में भी आपको लगता है कि विकास के प्रकार जो है जो एग्जामिनर है वो पूछ जरूर लेगा। तो इसमें यही कहता है कि पहला तो शरीर का विकास। देखिए शरीर का विकास होता क्या है, आपने पता होगा, आपने पढ़ा भी है कि सूफी अब 2 वर्ष की हो गई है, अब उनमें सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना तथा दीवारों पर अपने स्क्रीन से रंग करना अच्छा लगता है। अब वह अन्य कार्य कर सकती है। अब आप देख चुके हैं कि सूफी की क्षमताओं के व्यापक वृद्धि हुई है। इसकी केवल लंबाई व वजन ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अब वह चल पाती है, उछल पाती है, चम्मच तथा अपने क्रेन रंगों का प्रयोग कर पाती है। शरीर विकास बच्चों के जीवन में सर्वाधिक अवलोकनीय परिवर्तन है, ठीक है। और इसमें सकल गुणात्मक कौशल जैसे चलना, उछलना, दौड़ना, पकड़ना, सूक्ष्म गुणात्मक कौशल जैसे पेंटिंग, ड्राइंग करना, बटन लगाना, चम्मच का प्रयोग करना सीखना, इसे शामिल होती है। दोस्तों शारीरिक विकास का प्रथम चरण है जहां पर बच्चे सब करना सीख लेते हैं। यह विकास मुख्य रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर पर निर्भर करता है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसे उम्र में कुछ बच्चे तो सारी क्रियाएं कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं सारी क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण सिर्फ एक ही होता है, उसका पोषण, कि उसका पोषण किस प्रकार का मिल रहा है। ये तो आप भी जानते हो, तो जनरल सी बात है और आपको भी समझ है इस बात की। इसका दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों क्या है, ज्ञानात्मक विकास। यानी जो होता है सूफी अपने समवर्ती समूह यानी पीर, यानी जो उसके आसपास जो बच्चे रहते हैं को पसंद करती है काफ़ी उसके साथ खेलना। वो बहुत ही जिज्ञासी बच्ची है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने वातावरण परिवेश का उपयोग करती रहती है। उसे खिलौने तथा पहेली आदि अपने वातावरण उपलब्ध अन्य वस्तु को खेलना बहुत पसंद है, जो उसकी ज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे विचार करना, विवेचन, समस्या समाधान क्षमताएं तथा स्मरण क्षमताओं में वृद्धि करती है। दोस्तों ये सब छोटी छोटी गतिविधियां जो होती है बच्चों को विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं, और इन चीज़ों के लिए वो विकास के लिए में आते हैं। ज्ञानात्मक विकास इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है और सूचना का उपयोग करता है। देखिए बच्चे में सूचनाओं का उपयोग करना आना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे होते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों
खेलना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, इन बातों की ओर काफ़ी आकर्षित होने लग जाते हैं। तो ये जो होती है बहुत काफ़ी देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद का वो करना का प्रयोग करके सूचियों को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके तथा उन्हें कुशलतापूर्वक अपनी स्मरण शक्ति द्वारा पुण्य प्राप्त कर अपने वातावरण को समझते हैं। देखिए दोस्तों, कोई बच्चा कोई चीज़ खिला दीजिएगा ना, तो वो बार बार उस चित्र को अपने दिमाग में डाल लेगा और बार बार जब दुकान पर जाएगा तो आपको तो उस चीज़ की ओर इशारा करेगा, क्योंकि बच्चे में जो है इस समय कुछ याद करने की क्षमता जो है विकास कर रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है जो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये सारे जो है उसके प्रकार हो रहे हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। आगे जो है दोस्तों क्या है, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास। देखिए सामाजिक विकास और भावनात्मक मतलब यही होता है कि प्यार, गुस्सा, ये सारे भावनात्मक विकास में आता है। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि समाज से बच्चों ने क्या सीख रहे हैं। निर्मला सूफी के माता पिता तथा अन्य परिजन उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ अपर्याप्त समय बिताते हैं। ठीक है, इससे बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, सुरक्षित और अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनापन की भावना दर्शाते हैं। ये बच्चों में सुदृढ़ सामाजिक विकास की सूचक है। इस सामाजिक व्यवहार के बीच बच्चों में शैशव अवस्था में ही बोए गए हैं। छोटे बच्चे अपने मित्रों के बीच भी अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, वह अपने समवर्ती समूह तथा अन्य के साथ संवाद करके सहभागिता, सहयोग और धैर्य जैसे सामाजिक कौशलता का विकास करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है जनरल होती है, जो बच्चे बचपन से ही सीखते हैं और उनको सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये सहभागिता, सहयोग, धैर्य जैसी बातें अगर नहीं सीख पाएंगे तो आगे जो है उनका इसका विकास नहीं हो पाएगा। क्या आप इस समय के बारे में सोच सकते हैं जब आप खुश या उदास, उत्तेजित या क्रोधित महसूस करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, किसी भी आवेग होते हैं। आवेग उद्दीपन तथा सक्रिय मानसिक स्थिति होती है जो हमारे मानसिकता को दर्शाती है। भावनात्मक विकास अपने आवेगों को नियंत्रण तथा व्यवस्थित करने की क्षमता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपनी आरंभिक बाल्यावस्था में ऐसे लोगों से घिरे रहें तथा जो भावनात्मक रूप से परिव्यक्त अथवा स्थिर होते हैं और अपने आवेगों का नियंत्रण कर सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे डायग्राम। दोस्तों इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ जो चित्र है, डायग्राम दिखाने की कोशिश किया गया है। तो दोस्तों ये जो होती है आम आजकल बना दी जाती है, लेकिन ये बहुत कुछ दिखा देती है। अब देखिए इसमें प्यार को दर्शा रहा है, इसमें आश्चर्य की भाव दिखा रहा है, इसका आश्चर्यचकित होना ये दिखा रहा है, भय दिखा रहा है कि भय कैसे होते हैं, ये दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अभिमान का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये खुशी का, ये शर्म का और ये क्रोध का। तो बच्चों में भी इसी प्रकार के जो होता है धीरे धीरे विकास जो है वो गति करती है और विकास गति करके वो आगे बच्चों को बढ़ाती है। तो इन चीज़ों का होना ये बच्चों को कुछ ही उम्र में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इंसान तभी इंसान है जब इन गुणों के उसके अंदर गुण हैं। अगर ये गुण नहीं होंगे तो कहाँ का इंसान रह जाएगा। आपने एक फिल्म रोबोट भी देखा होगा, उसमें जो है चिट्टी को यही गुण लाने की कोशिश करते हैं कि भाई उसमें अंदर गुस्सा हो, तभी तो इंसान बन जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर भावना सोचने लगेगा। सोचने का मतलब यही कि उसके अंदर गुस्सा होना, उसके अंदर क्रोध आना, प्यार, ईर्ष्या सब आना, तभी वो जाकर, तभी हम इंसान हैं। हमारे अंदर हर तरह के गुण प्रेजेंट है। अगर वो गुण नहीं होंगे तो हम शायद इंसान न कहलाएं, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो इंसानों से परे होते हैं ना, उनके अंदर क्रोध होता है, ना गुस्सा होता है, ना भूख होता है, ना प्यास होता है, तभी तो साधु संत को हम अलग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारा भावनात्मक विकास के ऊपर केंद्रित करती हैं। चलिए देखते हैं क्या है आगे। क्या आप जानते हैं क्रोध की नियंत्रण किया जा सकता है? यदि आप देखिए क्रोध को आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन कब करोगे? जब आप कुछ दूरी बनाएं। जब भी आप घर के आसपास लड़ाई झगड़ा होता है या क्रोधित आप हो जाते हो तो कुछ समय के लिए आप दूर चले जाओ, कुछ समय के लिए घर से बाहर चले जाओ। अब ऑटोमेटिक आपका जो क्रोध होगा वो शांत हो जाएगा। जब तक आपका क्रोध कम न हो जाए तब तक उस व्यक्ति से कुछ दूर रहें जिस पर आप क्रोधित हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे क्रोध जो होगा शांत हो जाएगा। देखिए क्रोध में इंसान बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ कर जाता है। तो क्रोध को शांत करना ही एक मानवता का निशानी है। जो ये क्रोध को शांत करना सीख लेता है वो मानवता के परे हो जाता है। ठीक है, अगला जो कुछ भी कहने से पूर्व ध्यानपूर्वक विचार कर लें, अन्यथा आप कुछ ऐसा कह जाएंगे जिसके कारण आपका बाद में पछताना भी पड़ जाएगा। देखिए कुछ बातें जो होती है ना, हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। कहते हैं ना, ये बात तो आपने सुना ही होगा कि कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। अगर सोच समझ के नहीं बोलोगे तो वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अगला जो है
टाइम आउट लें, ठीक है। हालांकि यह कुछ अजीब प्रतीत होता है, किंतु ऐसा स्थिति में प्रतिक्रिया करने से पूर्व 10 तक गिनती गिने, इससे वास्तव में आपका क्रोध कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप अपना तनाव को भी कम करने के लिए कह सकते हो। कोई बंदा कहता है ना कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, अपने आप को कहता है रिलैक्स। इसका मतलब है कि आप अपने आप को कुछ शांत करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि देखिए ये आपके अंदर गुण होना चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह से शांत करने की कोशिश कर रहे हो। आगे क्रोध कम करने के लिए दोस्तों, तनाव को कम करने के लिए मजाक करें। थोड़ा मजाकिया भी रहने से पता क्या होता है, आपका जो क्रोध होता है थोड़ा सा शांत हो जाता है। मान लीजिए आप बहुत गुस्से हो, बहुत ही आप लोग लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हो, लेकिन उसी में कोई मजाक वाली बातें बोल देता है तो सारा क्रोध जो होता है बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आप ऐसा स्थिति पैदा करने की कोशिश करो कि आप कोई मजाक कर दो बीच में या कुछ भी कर दो। इससे क्या होता है कि झगड़ा जो होने वाली होती है वो हल्का सा कम जाती है। हल्के या मनोरंजन बातें करके तनाव को कम करने में सहायता मिल जाती है, तो ये बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है परिस्थिति का उपाय खोजें। परिस्थिति की उपाय से जिस बात से आपके परेशानी किया है उस पर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर क्रोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस स्थिति को समाधान खोजने का प्रयास करें। देखिए कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, मेरा विचार यही होता है कि आप बैठ के ना विचार अपने आसपास विचारों को समझिए कि भाई कहाँ पर क्या गलती हुई है जिसकी वजह से आपको क्रोध आ रहा है और आपको गलत कहा जा रहा है। तो वो कब होगा, जब जिस व्यक्ति ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है उस व्यक्ति के साथ बैठिए, उससे विचार कीजिए कि भाई मेरी किस बात पे आपको प्रॉब्लम हुई है और आप किस बात से क्रोधित हो और मुझे भी क्रोधित कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आसानी से उस क्रोध के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। निष्ठा और कौशल का अभ्यास शांत होने या तनाव मुक्त होने के कौशल के अभ्यास द्वारा भी उस समय क्रोधों को नियंत्रण किया जा सकता है जो आपके शरीर में विद्यमान है। जो क्रोध, देखिए दोस्त, क्रोध जो होती है, क्रोध कहते हैं क्रोधिज्म पाप कारणम। जब क्रोध इंसान के स्टार्ट होता है ना तो पापों का कई कारण बन जाता है। इसलिए जितना भी हो सके क्रोध को शांत कर लीजिए, अपने आप को कूल करने की कोशिश करिए। जितना भी आपको पता है कुछ लोग जो होते हैं आप क्रोधित करने की कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा इन चीज़ों से दूर भागने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपना व्यक्तित्व को सबसे शुद्ध और सुचारू रूप से चलाना है। तो आप अपने पे कंट्रोल नहीं करना सीखोगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। कुछ व्यायाम करें। शरीर क्रिया आवेग विशेष रूप से जब आप उन्हें प्रकट करने वाले हैं के लिए निकासी उत्पन्न करिए। कुछ व्यक्ति तो होते हैं कि उसको निकालने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने लग जाते हैं कि जो उसके अंदर गुस्सा पैदा हुआ है उसको शांत किया जा सके। ठीक है दोस्तों, विकास के प्रकार जो हमारा विकास के जो हम प्रकार पढ़ रहे थे उसमें ये लास्ट टॉपिक है भाषात्मक विकास। जो देखिएगा कि जो बच्चों में विकास होती है वो भाषात्मक होती है कि भाषा के रिगार्डिंग उनके कैसे विकास होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, या कुछ जो होते हैं बड़े होने के बाद भी नहीं सीखते हैं, और कोई जो होते हैं हिंदी फटके से बोलते हैं, कोई गुजराती बोलते हैं, कोई मराठी बोलते हैं। दोस्तों ये भाषा का जो विकास होता है बचपन से ही होती है। आप जिस माहौल में रहिएगा, जैसे माहौल आपको मिलेगा वैसा ही आप भाषा बोलिएगा। अगर मान लीजिए कोई बिहार के रहने वाला या उत्तर प्रदेश या कहीं के रहने वाला व्यक्ति हो, उसको अमेरिका में रख दीजिए, वो वहाँ से आएगा तो पूरे इंग्लिश ही बोलता हुआ आएगा। अगर मान लीजिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से कहीं से एक बच्चा को ले आइए, इंडिया में रख दीजिए किसी भी शहर में, तो वो बच्चा जो होगा पूरा हिंदी बोलना सीख जाएगा, जबकि वो विदेश से आ रखा है। तो इससे क्या साबित होता है, साबित यही हो रहा है कि बच्चों के जैसा आप परिवेश दोगे ना वैसा ही भाषा सीखेगा, वैसा ही ज्ञान सीखेगा और वैसा ही आपके साथ व्यवहार भी करेगा। तो ये बातें बहुत ही जरूरी है कि उसकी भाषा विकास कैसे किया जाए। आपने दिन के जीवन के लिए एक दूसरे के साथ संवाद अत्यंत आवश्यक होता है। हम संप्रेषण के विभिन्न माध्यम द्वारा एक दूसरे के साथ सब व्यवहार करते हैं। संप्रेषण का मतलब यही होता है कि जो व्यवहार मान यानी विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका। ठीक है, जैसे लिखना, बोलना, संकेत। संप्रेषण जो होती है 3 प्रकार की होती है, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इसके बिजनेस स्टडी में कि इसमें क्या होता है, लिखना, बोलना, संकेत करना, भाषा, चेहरे का भाव, मुद्रण, अनेक कलात्मक रूप। भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण साधन है कि भाषा जो है संप्रेषण का एक यानी अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है। भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसमें विचारों, इच्छाओं और भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए शब्द और चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारा भाषा का भी विकास करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है, मैं आपको बता दूं कि हमने पहले पार्ट में भी यही पढ़ा था कि जो वृद्धि और विकास है उसमें क्या अंतर है और इसको कैसे किया जा सकता है। तो वृद्धि विकास के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो है विकास के सिद्धांतों के बारे में कि जो सिद्धांत है विकास के कितने सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट माना गया था। ठीक है, क्वेश्चन के लिए। अगला जो हमने टॉपिक इसमें किया है वो किया है इसके
जो प्रकार के बारे में कि भाषा जो विकास है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो विकास है, विकास के प्रकार भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये विकास के प्रकार नहीं रहेगा तो कैसे आगे विकास होगी। तो इसके भी बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने समझाने की कोशिश किया उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में है इन्हीं चैप्टरों में से बन के आएगा और आपको समझना है। अगर आप नहीं समझिएगा अच्छे से तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप अप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। तो ये चैप्टर जो है बहुत ध्यान से और गौर से सुनने की कोशिश कीजिए कि इसमें बताया क्या गया है, क्योंकि यही बात जो है आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। और एग्ज़ाम में डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको आगे टैग करने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है। डरना नहीं है, जाके एग्ज़ाम में करना है और अच्छे से, क्योंकि विकास के बारे में आपने बहुत कुछ अब तक पढ़ लिया है। इसके जो है अगला पार्ट जो हमारा जो होगा सी, उसमें मैं आगे इसका कंक्लूजन देखूंगा कि क्या है। कंक्लूजन तो ऐसा है कि विकास के बारे में हमने जो पढ़ा है, जाना है, विकास क्या होती है, विकास के बारे में कैसे होगा, वृद्धि में क्या अंतर है, तो यही होता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अभी भी सब्सक्राइब चैनल नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि कम से कम आपको तो इस वीडियो का फ़ायदा मिलते रहे। साथ में अगर कोई बच्चा NIOS में बोर्ड में है, चाहे वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि यह मेरा जो है थोड़ा सा अंदाज़ अलग है पढ़ाने का, क्या पता उनको समझ में आ जाए। मेरा एक ही विश्वास है कि हर एक बच्चे को समझे, क्योंकि हमारा देश में जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कहाँ से। तो और साथ में माता पिता का भी हेल्प चाहिए कि बच्चों को सही ज्ञान मार्गदर्शन करें और सही बच्चों को ज्ञान की तरफ ले जाएं, तभी हमारा देश जो है सुचारू रूप से और बढ़िया चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप दोस्तों को भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।